सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट सेवरल स्टेट्स आर कमिंग टू द कोर्ट अगेंस्ट द सेंटर रिगार्डिंग द हर एक चीज में, जैसे केरला का बात किया तो नेट बोरोइंग सीलिंग लिमिट, या कर्नाटका तमिलनाडु का बात किया जाए तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट, और और दूसरा रिलीज ऑफ द डिजास्टर फंड। तमिलनाडु ज्यादा से ज्यादा मांगते हैं लेकिन 2,000 करोड़ सिर्फ दिया गया। केरला की बात किया तो हाँ। सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स बोर्ड एग्जाम फॉर क्लासेस 5, 8, 9, 11, तो इसमें बात होता है कि आरटी में बात होता है कि 8 से नीचे आप एग्जाम नहीं ले सकते, टेस्ट ले सकते हैं, नॉर्मल टेस्ट। और जो भी सिलेबस है इट शुड फॉलो द आरटी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए उन्होंने एक तरह से बोर्ड एग्जाम 5, 8, 9, 11 को इसको भी अभी स्टे पर रख दिया। हम्म, which prohibited the exposure of children to rigorous or board exam till they finish elementary education. Ishikar. Need to develop joint culture and armed forces, तो थिएटराइजेशन ऑफ द कमांड, जिसके कारण क्या होगा, दोनों का लॉजिस्टिक ज़्यादा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे का। आर्म फोर्सेस कॉलेजेस उसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों का एक्सपर्टीज, दोनों का असेसमेंट ऑफ द फील्ड यूज़ कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग स्पीड होगा, प्रोक्योरमेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट और जल्दी होगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन पब्लिक रिसोर्सेज, जैसे किसको ज़्यादा शिप चाहिए, किसको ड्रोन ज़्यादा चाहिए, किसको कम चाहिए, वो डिसाइड हो सकता है। तो इसमें रोल आता है DAP 2020 डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम, इसमें इंडिजनाइजेशन ऑफ द प्रोक्योरमेंट बात होता है। दूसरा CDS का रोल आता है इसमें, तो CDS अनिल चौहान सर, सब में प्रोक्योरमेंट ट्रेनिंग कोलैबोरेशन। अभी निकोबार कमांड एंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, तो वहीं पर, और फिर डिफेंस साइबर एजेंसी। लेकिन स्पेस की बात किया जाए तो स्पेस के अलग कमांड नहीं है, US में अलग कमांड है, 4 डायमेंशन। इंडिया में स्पेस इज इंटीग्रेटेड इनटू द एयरफोर्स। तो ब्लैक स्वॉन इवेंट, इसका मीनिंग क्या होता है मानसी? वो अनप्रडिक्टेबल होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं एक अनएक्सपेक्टेड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो तो बोल दैट इज व्हाई दे आर कोविड कॉल्ड 19 ब्लैक ब्लैक स्वॉन स्वैन। इवेंट था। क्या बोल रहे हो? कोविड 19 ब्लैक स्वॉन इवेंट। हाँ, तो बोल सकते हैं, यस। Why VVPAT was brought in, why opposition wants all the slips to be verified. To ensure the free and fair election, electron voting machine should be क्रॉस वेरीफाइड विद VVPAT, ये ADR बोल रहा है एपेक्स कोर्ट के अंदर, एपेक्स में सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कर रहा है रोल कि VVPAT इज जस्ट सपोर्ट सिस्टम, वो बस वेरीफाई करते कुछ 1% ऑफ द EVM रैंडमली, उसी से पता चल जाता है कि हाँ सही होंगे। जब VVPAT करना ही है तो फिर क्या फायदा हुआ, पूरे पूरे सिस्टम जो बनाए थे कि फ्रॉम वी आर मूविंग फ्रॉम पेपर टू पेपरलेस, कोई फायदा नहीं हुआ उसको। तो ये इलेक्शन कमीशन करता है। और टाइमिंग काउंटिंग करना पड़ेगा वीवीपैट को, जो एक दिन में काउंटिंग होता है वो 10 दिन लगेगा। 10 दिन लगेगा तो चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन, चांसेस ऑफ की मिस मैच क्रॉस काउंटिंग ये बढ़ जाएगा। इसलिए वीवीपैट इज अटैच टू द बैलेट यूनिट, स्लिप होता है उसके अंदर में, कैंडिडेट का सीरियल नंबर होता है, नेम होता है, पार्टी सिंबल होता है। आप क्लिक करते हो तो सेवन सेकंड के लिए आपको दिखता है मौका, सामने ऊपर से आता है, नीचे चल जाता है, स्लिप अंदर घुस जाता है, और फिर निकल जाते हो ऐसे ही। तो वीवीपैट का आइडिया पहले 2010 में हुआ था, और उसके बाद फिर लाया गया पहली बार 2013 में, 21 पोलिंग स्टेशन, 17 में आता है 100% अडॉप्ट कर लिया वीवीपैट, कहीं भी हो सकता है। लीगल केस क्या है, पेपर ट्रायल वॉज डिस्पेंसेबल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, order the government to provide funding for rollout of VVPAT,
चंद्रबाबू नायडू बोले, वहां बोले 50% कम से कम वीवीपैट तो होना ही चाहिए, अगर 100 नहीं है तो। तो इसी बोले कि अगर एक पोलिंग स्टेशन में अगर किया जाए तो 4114 वीवीपैट चाहिए, अगर एक पोलिंग स्टेशन की बात किया जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 50% भी सहमति नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन नॉट एड्रेसिंग कि 50% में जरूरत नहीं है, खुद से डिसाइड करेंगे रैंडमली कि कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। तो हर पार्टी चाहते हैं कि 100% वीवीपैट होना चाहिए, या तो 50% तो होना ही चाहिए। हर एक पार्टी का अपना अपना व्यू पॉइंट है। इलेक्शन कमीशन हैव रिलेक्टेंट टू डू सो। तो ये और वीवीपैट it was used for the very first time in India for the Nok-Sen Assembly elections। मतलब नोक्सेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागालैंड की, तो स्टेट असेंबली इलेक्शंस में नागालैंड में सबसे पहली बार यूज हुआ वीवीपैट। हाँ लिखे उसमें नोक्स 2013। उसके बाद 17 में हम्म। सिटीजन्स क्लाइमेट राइट्स वी हैव डिस्कस। ये क्यों बात हुआ था, ग्रेट इंडियन बूस्टर्ड और उससे रिलेटेड कंजर्वेशन के बारे में बात हो रहा था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज अंडर 14 एंड 21। तो बोले कि क्या करना चाहिए, तो 21 में रिगार्डिंग द ग्रेट इंडियन बूस्टर्ड उनका कंजर्वेशन, लो वोल्टेज पावर लाइन, अंडरग्राउंड पावर लाइन को आप स्टैब्लिश करें, कंसिडरिंग द फैक्टर ऑफ टेरेन पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन बोले बाकी बाकी लोग बोले कि बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि इट विल नीड मोर एंड मोर कैपेसिटी बिल्डिंग फंड्स। वैसा है नहीं, यहाँ लोग ही नहीं वहाँ पर है, पैसे क्यों खर्च करें अंडरग्राउंड केबल बनाने। तो राइट से क्या फायदा होता है कि ऑलरेडी अर्लियर आर्टिकल 21 के अंदर में ही 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द राइट टू लिबर्टी, इसलिए 21A 2003 में लाया गया। So it creates two aspects. It nudges the parliament to take a note of these issues and to make constitutional court a venue for citizen to litigate these issues. ऑलरेडी एक लिस्ट के अंदर में आ जाता है। लिस्ट मतलब कहीं लिस्ट नहीं है, लेकिन नॉर्मली मीडिया सेंट्रिक में या फिर बार कमीशन बाकी जगह में भी एक बन जाता है कि हाँ आप इसमें आप जाकर लिटिगेट कर सकते हो। कहीं भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू होगा तो आप जाकर के आर्टिकल 32 के अंदर में जा सकते हो, या 226 के अंदर में। और पार्लियामेंट को एक रोल होता है कि पार्लियामेंट कैन मेक may formulate laws regarding this to address the challenges। तो इसी का ज़ैफरोजिया वी डिस्कस, खार्किव ज़ैफरोजिया, डनाइपर रिवर, हाफ एक क्रीमिया, ब्लैक सी ऑफ अजोव है ना ये होगा। हाँ, सी ऑपोजिट। न्यू मेथोडोलॉजी विद सम इश्यूज, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे एनएसएस ने किया था रिगार्डिंग द फूड एंड नॉन फूड आइटम। फूड आइटम का रोल कम हुआ है धीरे धीरे, 45 से घट के 39% हुआ है, दोनों के लिए, रूरल अर्बन के लिए भी। तो दिखाता है कि मोर एंड मोर जो लोग हैं उनके हाथ में एक्स्ट्रा पैसा बचता है, क्योंकि वी आर बिकमिंग मोर प्रॉस्परस डे बाई डे। तो इसके अंदर में फूड आइटम के अंदर में भी देखा गया कि 3 पार्ट्स, दैट इज सिंगल क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट किया गया, इसमें फूड आइटम, कंज्यूमर एंड सर्विसेज एंड ड्यूरेबल गुड्स को लिखा गया। दूसरा, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ विलेजेस एंड अर्बन ब्लॉक्स फॉर पर्पज ऑफ सैम्पलिंग, ऑल हाउस होल्ड ऑफ द सिलेक्टेड अर्बन आर क्लासिफाइड अंडर 3 ग्रुप्स। तो मेथोडोलॉजी का बात हो रहे हैं यहाँ पर, टेक्निकल एस्पेक्ट। Heat effect, India's aim to move from coal to renewable source of energy। पीक ईयर डिमांड, पीक आवर डिमांड बढ़ते जा रहे हैं, 114 था, अभी 190 हो चुका। तो ओवर द ईयर्स जब बढ़ते जा रहा है तो क्या हम लोग उसके अनुसार वी आर एस्टैब्लिशिंग
मोर एंड मोर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट और नॉट, ये क्वेश्चन उठता है। लॉन्ग टर्म में 500 गीगावाट टारगेट है 2030 तक, उसमें 50% ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आना चाहिए। तो हम लोग हर साल 70 से 70 से 45 से 60 गीगावाट चाहिए हर साल। क्योंकि हीट इंक्रीजेज दैट पावर डिमांड इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम्म, ये अबव नॉर्मल कितने जगह पे अबव नॉर्मल है? अप्रैल जून। डिफरेंट अप्रोच टू एआई रेगुलेशन, तीन अप्रोच हो गया। एक पहला ईयू का स्टैंड, यूके का, इंडिया का पोजीशन। ईयू हैव रिसेंटली पास एआई एक्ट, उसके बेस पर जो बाकी सब रूल्स है, रेगुलेशन है। इट कैटेगराइजेस सिस्टम, एआई सिस्टम टू 4 कैटेगरी। पहला अनएक्सेप्टेबल, ये सब जगह पर एआई यूज ही नहीं हो सकता। फिर हाई रिस्क, लिमिटेड रिस्क और मिनिमम रिस्क, ये 4 रिस्क में एआई को उन्होंने सेग्रेगेट कर दिया। उसके अकॉर्डिंगली रेगुलेशन या बैन है। फॉर एग्जाम्पल अनएक्सेप्टेबल में क्या आप अप्लाई नहीं कर सकते इमोशन रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, ह्यूमन बिहेवियर, और फिर उससे आप मास सर्वेलेंस नहीं करते एआई को, तो ये बैन है। बाकी जगह में छोटे लेवल पर है, फॉर एग्जांपल सब टाइटल मेकिंग, ऐप यूज कर सकते हो एआई का, गेम खेल सकते हो, तो वो लिमिटेड रिस्क है, मिनिमम है, तो इसको अलाउड है, इट इज रेगुलेटेड। तो ऐसे 4 एरिया में तोड़ दिया गया। अब आते हैं चाइना का स्टैंड क्या है। चाइना सेड दैट एआई टूल्स एंड इनोवेशन विद सेफ गार्ड अगेंस्ट एनी फ्यूचर हार्म टू नेशन सोशल इकोनॉमिक गोल्स। दैट इज वाई दे आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, एल्गोरिदम गवर्नेंस की, एल्गोरिदम के अंदर में भी देयर शुड बी अनबायस्ड एल्गोरिदम, कंटेंट मॉडरेशन। 3 इशू के बारे में बात की। यूके का बात की कंटेक्स्ट बेस्ड अप्रोच, जिसमें उन्होंने कहा कि द सिस्टम शुड मैंडेटरी कंसल्ट विद द रेगुलेटरी बॉडीज। तो अगर इंडिया का बात किया तो इंडिया बात कर रहे हैं अभी, इंडिया इज फॉर्मेटिंग पॉलिसी, अभी हुआ नहीं है ऐसा, तो अभी स्टडी कर रहे हैं बाकी सब क्या क्या अप्रोच है वर्ल्ड वाइड, उसके अनुसार ही देयर विल बी द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। ऑलरेडी इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग भी वर्ल्ड में रेगुलेशन जैसे है उसके हिसाब से भी इंडिया फॉर्मुलेट करेंगे। अभी तो ऐसा कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी है नहीं, इट इज रेगुलेटेड अंडर द आईटी एक्ट, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस। मद्रासाज हैव बीन स्पॉटलैंड मध्य उत्तर प्रदेश, क्यों? पहली बात है उत्तर प्रदेश एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन के थ्रू मदरसा को सपोर्ट करते थे, पैसा देते थे, मौलवीज को पैसा देते थे। अब मदरसा मतलब क्या है कि आप रिलीजियस एजुकेशन देते हो। तब क्या हुआ कि 2004 और पहले यूपी बोर्ड, हाँ 2004 में यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट आया, जिसमें स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अनुसार मदरसा को इस्टेब्लिश किया, रिकॉग्नाइज किया गया, और उसके अनुसार भी सपोर्ट किया जा रहा है। तब इसमें क्वेश्चन उठता है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन अगर है तो वो रिलीजियस एक कोई रिलीजन क्यों सपोर्ट कर रहा है? इट इज अगेंस्ट द सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल। अगर आपको सपोर्ट करना है सबको करिए, या तो मत करिए। तो इसलिए क्वेश्चन उठता है, तो अभी क्या किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने बोला कि इट इज वॉलेटिव ऑफ द सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल अंडर द राइट टू इक्वालिटी ऑल्सो, क्योंकि वो इट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर रिलीजन और बाकी सब रिलीजन, क्योंकि उनको इंसेंटिव मिल रहा है, मौलवीज को पैसा मिल रहा है, लेकिन बाकी तो जगह तो नहीं मिल रहा है, पंडित को नहीं मिल रहा है, कोई बोर्ड को, और ऐसा कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी नहीं है कोई हिंदू बोर्ड टाइप। तो ऐसा क्यों है? तो उसके अनुसार ही योगी आदित्यनाथ ने पहले स्टार्टिंग में क्या किया, मदरसाज को
रिफॉर्म करना स्टार्ट किया। उसमें एनसीईआरटी सिलेबस होगा, साइंस एंड टेक पढ़ाया जाएगा, नेशनल फ्लैग, एंथम वो गाया जाएगा, और एवरी स्कूल हैड टू गिव वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ ऑन द इंडिपेंडेंस डे एज एविडेंस। दिस हैड अपसेटेड मेनी मदरसा बिकॉज दे वर क्वेश्चनिंग दैट क्या उसका पेट्रोलिज्म का क्वेश्चन उठता है। लेकिन बात उठता है कि हर एक स्कूल में ऐसा होता ही है, तो वहां क्यों नहीं है? अगर वहां नहीं है तो वो उसको फिर स्टेट सपोर्ट क्यों कर रहा है? SIT has claimed that 100 crore have been received from abroad from the past 3 years through evidence, which was shared not shared with the public. बाहर से भी फंडिंग मिलता है। There were many cases of irregular मदरसा कि मदरसा सिर्फ पेपर पर है और पैसा उठा रहे सरकार से। फर्दर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर दिया जा रहा है तो वाई इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, और स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्यों मिला इसको? तो इसी से बात उठा था। 3 judge bench. The object and purpose of statutory board which is constituted under the act is regulatory in nature. It did not agree with the High Court ruling that educational institution funded by the state being prohibited from imparting religious instruction. लेकिन क्लैरिफाई करने की बात की, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है क्या? ठीक है। इट कॉल फॉर द रीलोकेशन इंटीग्रेशन ऑफ मदरसा विद द रेगुलर स्कूल। तो वापस से मदरसा जो बच्चे हैं वो रेगुलर स्कूल में आके पढ़ेंगे। ये अफ्रीक DNA change of 25 million years ago is why human lack tails. तो बंदर के पास पूंछ है, हमारे पास टेल बोन है। ऐसा क्यों है? तो जंक DNA का बात है। जंक DNA क्या होता है? 1.5% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। वी नो दिस जंक DNA इज रिस्पॉन्सिबल वेरियस फंक्शन कंक्लूडिंग व्हेन टू मेक प्रोटीन और नॉट। उसके साथ एक एलू, ALU इज यूनिक टू प्राइमेट। तो एलू इंसिडेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, a chance insertion of an ALU element occurred in the important gene in zygote of ancient creature. उसके कारण DNA के अंदर रेप्लिकेशन हुआ और ऑफस्प्रिंग हुआ। दैट क्रिएटेड दैट क्रिएचर वाज द एंसेस्टर फॉर ऑल मॉडर्न एप्स। A peculiar feature of the genome complex and gene. A gene is divided into separate segments separated by junk. It is stitched together only when cell makes mRNA. साफ साफ देते ही नहीं है। The team also determined defective TB X-ray protein cost of a protein. लिखा हुआ है कि despite excellent work of the NIU team, we may never fully understand कि क्यों हुआ। तो भाई इतना लंबा आर्टिकल कोई मतलब नहीं फिर। We can never fully understand कैसा क्यों हुआ। And tail loss has been implicated in bipedalism, our ability to walk on lakes. ठीक है, तो बस एक जंक DNA का बात कर सकते हैं, की कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर not all the cell makes all the protein encoded in the genome. As a pancreatic cell makes insulin, but skin cell do not. Skin cell makes other protein, like keratin. Pancreas cell will first copy information into the insulin gene into the insulin mRNA, और mRNA will be used to make insulin protein. ठीक है, सेम स्किन सेल करता है।
FTX स्कैम वी हैव डिस्कस इन डिटेल। तो बाकी सब अगर बात किया तो बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस, ये तीन डिराइव करते हैं ओवरऑल जो ग्रोथ होता है। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हो कि ये जो नीचे टर्म्स हाईलाइटेड है, सोलाना, टीथर और XRP, ये भी मतलब हाँ, ये क्रिप्टो भी कॉइन है, करेंसीज ही। बहुत सारे कॉइन है, 4000 कॉइन है क्रिप्टो कॉइन्स। इसमें से हाँ टॉप बहुत सारे हैं कॉइन है मतलब। जो जहाँ पर डिराइव हम्म। करते हैं, मोस्टली 70-80% एसेट यही तीनों के पास होता है। थोड़ा सोलाना का भी हाँ है और तेथर भी है, ये 4-5 है बस। तो कैसे ट्रेड किया जाए? डेरिवेटिव ट्रेडिंग इंडिया में बैन नहीं है, इंडिया में रेगुलेट है, और टैक्सेशन जाए 25% प्लस 1% TDS। ETF पुश। यहाँ पे ये है कि यूएसए ने, जैसे यूएस जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने अनाउंस किया था कि बिटकॉइन का ईटीएफ अनाउंस किया। तो उसमें फायदा ये है ईटीएफ का कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल मार्केट्स है अभी जो करंट फ्रेमवर्क में हम फंक्शन कर सकते हैं, कि एक तो अगर आपको क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करना है तो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो अलग है, आपको उसका जो एक तो मैकेनिज्म नहीं पता, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पे जाके आपको करना पड़ेगा इन्वेस्ट। बट ईटीएफ जो बिटकॉइन ईटीएफ्स है वो आप ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो एक उसका बेनिफिट ये है। बट इंडिया में नहीं है अभी, हमने ऐसा कुछ ईटीएफ बिटकॉइन ईटीएफ अनाउंस नहीं किया है किसी और से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी। तो एक ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, तो इसकी वजह से वी कैन से कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल कैपिटल इनफ्लो और ज्यादा हो सकता है। वी अनाउंस दी क्रिप्टो करेंसी ईटीएफ्स प्लस डाइवर्सिफाइंग ऑप्शन, जो हम हमेशा बात करते हैं कि डाइवर्सिफाइंग द रिस्क, तो उसके लिए भी इट कैन बी यूज्ड। फिर बोला जाता है क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक तरह वॉलेटाइल एसेट है, स्पेक्युलेटिव है, उसका कोई एक बेस वैल्यू नहीं है। तो कहीं से भी हो सकता है, उसका वैल्यू 0 से 40,000, 50,000, 60,000 भी हो सकता है, और एक ही दिन के अंदर हो सकता है। रेगुलेटेड भी नहीं है कि ऐसे इंडिया में क्या होता है 15% से ऊपर नीचे होता है तो बंद किया जाता है स्टॉक को, वैसा उसमें है नहीं। तो इट इज़ वेरी वोलेटाइल और डार्क साइड है, गैम्बलिंग टाइप है। वही बात हुई। इंडिया चार्जेस गेन टैक्स 30%, 4% सरचार्ज, बात कर लिया। वर्स्ट डिपॉजिट क्रंच इन लास्ट 20 years, बोलो जी। क्रेडिट टू तो इसमें यह डिपॉजिट। है, जो हमारा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 20 ईयर्स हाई पे, मतलब 80% तक ये रीच हो चुका है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में क्या बता रहा है कि जो बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं उनको यूज करके बैंक आगे क्रेडिट और लोन्स देता है। तो क्रेडिट डिमांड तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, लेकिन बैंक में जो डिपॉजिट्स हम एज अ रिटेल लाइक कंज्यूमर्स अपने सेविंग अकाउंट्स कम में है। डिपॉजिट करते हैं, तो वो बहुत कम हो रहा है। 80 से और मतलब वो क्या किस हुआ? तरह हो रहा है? 80% मतलब क्या हुआ? 80%, 80% मतलब कि जो एज अ पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स उसमें से 80% क्रेडिट के लिए दिया जा रहा है। हम्म, ठीक है। तो ये सिग्निफाई कर रहा है। और यहाँ पे जो मैं बोल रही थी कि शिफ्ट किस तरफ हो रहा है, अगर डिपॉजिट्स बैंक में नहीं आ रहे तो वो कैपिटल मार्केट की तरफ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक तो ईज रिटर्न ऑफ जाता इन्वेस्टिंग है। हो गया है, हाँ अवेयरनेस इंक्रीज हो गई है, वहाँ पे ज्यादा हायर रिटर्न्स एंड प्रॉफिट्स है। तो हम्म। ये एक चैलेंज है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म प्लान टू बी अनवील्ड पोस्ट इलेक्शन, तो इसमें कुछ की एस्पेक्ट बता दो जल्दी। इसमें की एस्पेक्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर है कि जैसे जो पीएसबीज हैं, फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक सेबी की लिस्टिंग गाइडलाइंस होती है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पीएसयू को भी लिस्ट कराना है, तो उस गाइडलाइन में मैंडेटेड है कि आपको 75% जो है पब्लिक फ्लोट करना पड़ेगा शेयर्स को ऑफ जो लिस्टेड एंटिटीज है विद इन अ 3 ईयर पीरियड। तो गवर्नमेंट को उसके लिए जो अपना स्टेक है वो कम करना पड़ेगा। तो ये बोला जा रहा है कि आफ्टर इलेक्शन ये सारे जो रिफॉर्म्स, पेंडिंग रिफॉर्म्स है, उसको लिया जाएगा। और ये है कि एक जैसे हमने देखा कि ये रिफॉर्म। 2019 में भी जो 10 पीएसबी थे उनको मर्ज करके हमने 4 लार्ज बैंक्स क्रिएट कर दिए। तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स कि एक कोई बड़ा मेगा बैंक है जिसको हम बोलते हैं इट इज टू बिग टू फेल, उस तरफ हम मूव करने की बात करें, प्राइवेटाइजेशन को इंक्रीज करने की बात करें। और जो ये सेबी के गाइडलाइंस है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसके इंडियन अलावा दो इंश्योरेंस लॉज फर्म की को बात की रिकैपिटलाइज जा किया रही है। जाएगा। IPI को किया जाएगा, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस स्कूल, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और वन मेगा बैंक, कंसोलिडेशन ऑफ जैसे हम बोलते हैं ना कि बैंक्स कभी फेल नहीं हो सकते या बैंक नहीं हो सकते, तो PSB। उसमें जो हाँ रिकैपिटलाइजेशन की बात आती है कि गवर्नमेंट रिकैपिटलाइज कर देता है, जो कि हमने यस बैंक के केस में देखने को मिला कि इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब खत्म होने वाला था, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने रिकैपिटलाइज किया
अपना फंड उसमें इन्वेस्ट किया, अपना शेयर इंक्रीज कर दिया। तो हम्म। एक ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बाकी यहाँ दो लॉज की बात हो रही है, इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल और बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ पे यही है कि कॉम्पोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस या इंश्योरेंस पेनिट्रेशन डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक वो एस्पेक्ट है इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल के अंदर। और जो बैरियर्स टू एंट्री है उसको कम कर दे हम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंक्रीज हो जाए, स्पेसिफिकली फाइनेंस सेक्टर में। इंडियन कॉफ़ी एक्सपोर्ट बढ़ा है तो इंडिया में रोबस्ता मोस्टली होता है ग्रो। और दूसरा, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये काम करते हैं विद रिगार्डिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है। और अमूल, इसमें रोबस्ता कॉफी नीलगिरी, हायर क्वालिटी की होती है ना आशिक? अरेबिका, क्वालिटी सबसे ज़्यादा अराबिका अरेबिका हायर होता है, क्वालिटी। रोबस्ता सेकंड है। ठीक। और सबसे ज़्यादा हम्म। कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट और नीलगिरी रीजन। इंडिया ब्राज़ील डिफेंस इक्विपमेंट, तो उसमें आर्मर्ड कार, स्मॉल आर्म्स, अलग अलग एरियाज है। स्कॉर्पिन मतलब तीन सबमरीन, छोटे डोमिनेंट से। एरियाज यही है, डिफेंस, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर। हम्म। यहाँ पे हम अपने टाइज और स्ट्रेंथन करने की और बात करें, बायोफ्यूल भी है बाकी फिर एक और, बायोफ्यूल अलायंस में हाँ पार्टनर एनर्जी में आ ब्राजील। गया वो, हाँ हाँ, बायोफ्यूल। एनर्जी मार्ट। राइट, शुगर केन के लिए हाँ इथेनॉल, हम्म। वो एक स्पेसिफिक एरिया है। बाकी यहाँ स्कॉर्पियन सबमरीन्स की स्कॉर्पिन, बात हो रही है, तो यहाँ पे इस केस में हाँ टेक्नोलॉजी स्कॉर्पिन, ट्रांसफर और कोलैबोरेशन और इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, मिलिट्री स्कॉर्पिन टेक्नोलॉजी क्लास में क्या है, एक तरह कैपेसिटी। से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, छोटे होते हैं। हाँ डीजल। हम्म। हम्म। जो आईएनएस कलवेरी खंडेरी, ये सारी स्कॉर्पियन क्लास। इंडिया में फ्रांस से लाया जाता है, और दूसरा मोजांगो डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड, यस। ये मुंबई यहाँ में। पे ये इस आर्टिकल में ये बोल रहा है कि एक तो हमें फेयर आइडिया पता होना चाहिए कि क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी कितने चल रहे हैं। तो इट इज टुवर्ड द हायर एंड 90 डॉलर्स पर बैरल चल रहा है। तो एक एस्पेक्ट इसमें ये भी है कि पहले तो हम बोलते हैं कि ओपेक या ओपेक प्लस जो कार्टेल है वो इम्पैक्ट करते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस को। सेकेंडली, अभी जो करंटली प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, दे आर बिकॉज कि चाइना में वी आर अगेन सीइंग की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए क्रूड ऑयल डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो डिमांड इंक्रीज होने की वजह से भी क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि अगेन इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो एक ये भी फैक्टर है। तो ये बोला जा रहा है, जैसे हम बात करते हैं कि अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है या मतलब हायर लेवल की तरफ प्राइसेस मूव हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स इंपोज कर सकती है, सो दैट जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके पास सडनली प्रॉफिट ज्यादा ना इंक्रीज हो पाए। हम्म। और एक चीज यहाँ पे मतलब कुछ वैलिड क्वेश्चंस भी रेज किए गए हैं कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ज्यादा फोकस, ज्यादा हम पुश या एनकरेज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोशन के ऊपर। तो ये बोला जा रहा है कि क्या वो मतलब सस्टेनेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या फिर बायोफ्यूल्स अभी हमें इमीडिएट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही है कि ईवीज दे आर नॉट एन इमीडिएट सोल्यूशन फॉर इंडिया, क्योंकि जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग या अवेलेबिलिटी ऑफ सबसे पहले क्रिटिकल मिनरल्स होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप वो ये, देन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के अराउंड कुछ कंसर्न्स है, कॉस्ट, हायर कॉस्ट है, एंड देन हमने बात करी थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने के लिए हम यूज करते हैं, क्या वो रेन्यूएबल सोर्स से जनरेट हो रही है नहीं हो रही है। तो हम्म। जैसे बायोफ्यूल के केस में बोला जा रहा है कि इथेनॉल अवेलेबल भी है इंडिया के पास, और हम उसको अगेन उसको क्यों नहीं इतना ज्यादा उसी लेवल पे प्रमोट करें जितना ईवीज को कर रहे हैं। तो मानसी, इसमें क्वेश्चन है कि ब्रेंड क्रूड, मतलब हम लोग बात करते हैं फ्रॉम द नॉर्थ सी और उसके सराउंडिंग रीजन से, फिर वेस्ट वेस्ट हाँ एज, ब्रेंट क्रूड। हाँ, एक हाँ। और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट हो गया वहां से, यूएस की तरफ से। लेकिन तो जो क्रूड यस। ऑयल का नाम क्या है फिर, जो वेस्ट एशिया से आता है, कुछ नाम है एग्जैक्ट? उसको हम ब्रेंट क्रूड ऑयल ही बोलते हैं। ब्रेंड। ब्रेंट। हम्म। हाँ। ठीक है। यूएस लगभग वाला सेम ही है, टेक्सास। यूरोप से भी आ रहा है, वो भी ब्रेंट है, ये भी ब्रेंट है, दोनों मतलब। हम्म। हाँ, इस और लो एरिया से सल्फर होता है ब्रेंट। उसके अंदर। हम्म। और एक रशिया वाला जो हम बात करते हैं, हम्म। जो उरल्स उस साइड से ज्यादा आता है। फिर यहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स की बात हो रही है, तो बॉन्ड यील्ड्स में भी ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बॉन्ड यील्ड्स को कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। तो इस केस में हमें देखने को मिल रहा है कि जो 10 ईयर टेन्योर वाली बॉन्ड यील्ड्स हैं उनका 2 मंथ के हायर लेवल पे उनकी यील्ड लेवल पहुंची है। दिस इज बिकॉज कि अभी हमने देखा था कि कुछ टाइम पहले इंडिया में भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो भी उनका मतलब बाय मंथली डिसीजन रहता है वो अनाउंस किया था कि रेपो रेट वुड बी अनचेंज्ड स्टेटस को हम मेंटेन करके चल रहे। तो सिमिलरली यूएस फेड के भी जो डिसीजंस हैं वो भी इंडिया
इंडियन बॉन्ड यील्ड्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो इसमें जैसे यूएसए में अभी जो भी आया लाइक डेटा, तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा सामने आया है। एग्जैक्ट डेटा रिलीज होगा आज, बट यहाँ पे इंडिकेशन ये है कि इकोनॉमिक डेटा ग्रोथ हो रही है, इन्फ्लेशन थोड़ी कम होती जा रही है। तो इसकी वजह से भी वी आर सीइंग कि बॉन्ड यील्ड्स इतनी ज्यादा इंक्रीज या सडनली बहुत ज्यादा हाई नहीं हो रही है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा या फिर यूएसए का एक ये फैक्टर रहता है हमेशा। और यहाँ पे अगेन ये कि इंडिया में कोर इन्फ्लेशन भी कम हो रही है और हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कम हो रही है, तो इसमें दोनों इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म यील्ड होता है 1 साल 2 साल के अंदर में, अगर वो ज़्यादा है लॉन्ग टर्म से, इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर का भरोसा नहीं है इंडिया का स्टॉक मार्केट पर, तभी वो नहीं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और लॉन्ग जब टर्म हाँ बॉन्ड यील्ड मतलब बाकी 10 ईयर्स एरियाज। 20 ईयर्स, मतलब वो कि इंडिया जो इन्वेस्टर है बाहर से, वो सोच रहे हैं कि इंडिया में रिटर्न ज़्यादा मिलेगा लॉन्गर टर्म में, इसलिए वो हाँ डिमांड बढ़े ना मतलब वो उनका हाँ, बॉन्ड का। अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज ज्यादा है कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स, तो वो भी एक तरीके से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस या फिर वॉलेटिलिटी या फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम होने का एक इंडिकेशन है कि ग्रोथ, प्रॉमिसिंग ग्रोथ नहीं है या ग्रोथ कम हो रही है। जैसे कोविड-19 के टाइम पीरियड में हमने देखा था इन्वर्जन ऑफ बॉन्ड यील्ड ये कर्व हुआ इन्वर्ट हो था। गया, शॉर्ट तो टर्म ज़्यादा है लॉन्ग टर्म कम है, हाँ इन्वर्जन। कम है। अभी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा है तो इसलिए लॉन्ग टर्म यील्ड इंक्रीज हो रही है। have discussed this one regarding the MRO, maintenance, repair and हाँ बाकी यहाँ पे ये बोला जा रहा है और बाकी कैसे लाइक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड मॉडल्स की बात करें तो दुबई में है फॉर एमिरेट्स, हांगकांग का है कैथे पैसिफिक पे, लंदन का हेथ्रो फॉर ब्रिटिश एयरवेज। तो सिविल एयरलाइन एयरलाइन और आएंगे एयरपोर्ट और सिमिलरली। वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए। आप रिपेयर कर हब एंड सकते हो, मेंटेनेंस कर सकते हो, रेट्रोफिट कर सकते हो, उससे हब एंड स्पोक मॉडल पर जो भी एमएसएमई सेक्टर है वो भी, उनका भी रोल बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन होगा एविएशन हाँ, से। और ट्रैवलर्स के पर्सपेक्टिव से भी ईज ऑफ फ्लाइंग जो है, जो फैसिलिटीज है वहाँ पे सब अवेलेबिलिटी की बात हो रही है। हम्म। तो यहाँ वार्निंग सिस्टम्स की बात की जा रही है कि आईएमडी का जो रोल है या इंडिया का एज अ रोल फॉर नेबरिंग कंट्रीज, सो इंडिया विल प्ले द रोल ऑफ बिग ब्रदर और पीयर एडवाइजर जब हम नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस की बात करते हैं। बिकॉज अगेन ये भी एक फॉल आउट है ऑफ क्लाइमेट चेंज की वी आर सीइंग इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2022 इसका अनाउंस मतलब किया गया गगन था। यूज किया जाएगा, गगन स्पेस, गगन और बाकी। हाँ उसको भी यूज किया जाएगा। इसरो और आईएमडी। तो कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र बेस्ड शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक में, तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग होती है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में डिपॉजिट इंश्योरेंस और जो गारंटी है वो होता है, बट हम्म। एनबीएफसीज के केस में डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं होती है। तो 5 लाख रुपीज तक की डिपॉजिट इंश्योरेंस होती है, मतलब अगर आपका लाइक आपने पैसे डिपॉजिट करा रखे हैं किसी कोऑपरेटिव बैंक में 5 लाख है या उससे कम है, तो आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे अगर कोई गेट ऐसा ऑफ फेलियर, डिफॉल्ट या बैंक हो डिफॉल्ट। जाता है। हाँ ठीक है। और कोऑपरेटिव बैंक है, इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई हाँ। कि बैंकिंग के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इट इज बेस्ड ऑन हम्म स्टेट मॉडल ना। हम्म। हाँ यस। यहाँ पे भी इनइक्वालिटी ऑफ ग्रोथ की बात हो रही है। जैसे डेटा है टॉप 1% द कंट्री रिसीव्स नियरली 23% ऑफ द एनुअल नेशनल इनकम। टोटल मतलब 40% ऑफ द वेल्थ जो है टॉप 1% द पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं लाइक ग्लोबल लेवल पे जो इंडेक्सेस रिलीज किए जाते हैं, आईएलओ रिलीज करता है या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, तो वो तो क्या पिक्चर इंडिया की शो कर रहे हैं कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, वेज स्टैग्नेशन है एंड देन स्किल्स मिसमैच की हम बात करते हैं। बट एट द सेम टाइम हम ये भी बोल रहे हैं इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो ये डाइवर्जन एक तरीके से जो इल्यूजन है, ये कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, वो यही है कि इक्विटी ऑफ ग्रोथ को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे वो एक इक्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की बात आ गई या ग्रोथ वर्सेस इनइक्विटी की बात आ गई। तो इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जैसे हाँ सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं या फिर जो फ्री फूड स्कीम्स हैं, मतलब पीडीएस सिस्टम के अंडर फूड अवेलेबिलिटी है या कोविड-19 के टाइम पीरियड पर जो स्टार्ट की गई। और यहाँ पे कंपेयर किया गया है विद चाइनाज ग्रोथ कि 1990 में इंडिया चाइना सेम पोजीशन थे
मतलब दोनों सेम पोजीशन पे थे जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं या पॉपुलेशन की बात करते हैं। पर कैपिटा इनकम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चाइना जो वर्ल्ड की आज के टाइम में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उनकी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो रैंक है दैट इज 68। बट इंडिया की बात करते हैं, इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हमारी जो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से रैंक है 141 है। तो ये जो गैप है बहुत ज्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज अगर हम करेंगे तो वो भी एक तरीके से यही इंडिकेटर होगा कि इनइक्विटी हमारी कम हो रही है। हम्म, तो वो तभी हो सकती है। ठीक है। वी हैव एंडेड, काइंडली समराइज। So today we talked about मास्टर रिपेयर शिपयार्ड एग्रीमेंट सबसे पहले कट्टुपल्ली चेन्नई में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड कि क्लाइमेट चेंज जो है इट इज अ फंडामेंटल राइट। ग्लिसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं तो जितना ज्यादा ब्लड शुगर लेवल हमारा ज्यादा होगा ग्लिसेमिक इंडेक्स भी हमारी ज्यादा होती है। इसके बाद एविएशन सेक्टर में हमने देखा जापान, यूएस एंड यूके फटीग मैनेजमेंट मॉडल, जो कि ना कि सिर्फ एविएशन सेक्टर में यूज किया जाता है बल्कि ट्रेन एंड बसेस में भी यूज किया जाता है। तो उससे हम लर्निंग्स देख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देन कीवर्ड्स आते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज एंड हाई टेक बैटल्स, जहाँ पे टेक्निकल काउंटर मेजर्स का रोल आ जाता है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड वेपन्स जो अलग अलग देखते हैं उनके एथिकल यूजेस का रोल आता है। देन रिगार्डिंग CAA narrow definition we pointed out. देन केम्पीगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने देखा इन कर्नाटका। जल बोर्ड के केस में वी टॉक्ड अबाउट करप्शन एंड द नीड फॉर सर्विलेंस बाय CVC। लोकपाल जियो टैगिंग होनी चाहिए वाटर साइट्स की। देन डिजिटल वाटर मीटर्स का यूज होना चाहिए। इंटीग्रेटेड वेबसाइट जो बनी हुई है उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इन केस ऑफ इंटरसेक्स एंड ट्रांसजेंडर पर्सन हमने इम्पोर्टेंट देखा कारा एक्ट 2015। फॉर मॉस्किटो बैट हमने वर्किंग देखी, क्वांटम मैकेनिक्स का रोल आता है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड एटम्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर लाइट की बात करते हैं कि करंट क्या क्या लाइट एमिट करती है, तो एयर जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के प्रेजेंस में होता है तो व्हाइट लाइट आती है। एलियन प्लैनेट जहाँ पे नियॉन होता है एटमॉस्फेयर में वहाँ पे रेड लाइट आती है। जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज होते हैं हमारे वहाँ पे 22 वोल्टेज तक यूज होता है। पेंसिल बैटरी जो कि वॉल क्लॉक में यूज होती है 1.5 वोल्टेज तक यूज होता है। मॉस्किटो बैट में हम देखते हैं तो 1400 वोल्ट यूज होता है। एंड थंडर स्टॉर्म 100 मिलियन वोल्ट तक वो जाता है। देन स्मिथ विलेज मेघालय में हमने देखा इट इज फेमस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। MC मेहता केस 1987 हमने देखा। राइट टू लाइफ जो कि इंक्लूड करता है कि we have the right to live in pollution free environment। इसके अलावा हमने NBFC का रेगुलेशन देखा अंडर द RBI एक्ट 1934 एंड हाउ इट इज वर्किंग। देन कीवर्ड्स हमने देखी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, अल्ट्रावायलेट इंडेक्स। इसके अलावा विस्कोसिटी ऑफ लावा, ड्यू पॉइंट एंड कोलेजन। ट्राई सर्विस कमांड जो इन कैपेबिलिटीज के लिए इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाए एंड क्विक रिस्पॉन्स एक्शन टीम बनाई जा सके। इसके बाद ब्लैक स्वैन इवेंट क्या होता है। देन वीवीपैट मॉडल सबसे पहले नागालैंड में यूज किया गया था नॉक्सेन असेंबली में इन 2013।